हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की। करना भी चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में अब ट्विस्ट एंड टर्न्स रहते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों को आप समझ के चलें। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को, यानी चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट है जो कि 60 मिनट्स के अंदर मैं पूरा करने वाला हूँ। जैसे कि तेजी से आप पूरे चैप्टर के बारे में अच्छे कॉन्सेप्ट को ऊपर पकड़ बना लें। चलिए बिल्कुल देर किए बिना स्टार्ट करते हैं वन शॉट 60 मिनट्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लिए। आपसे एक अपील कि अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको आ जाए और इंटरेस्टिंग भी लगे तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात को आगे लेके चलेंगे, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी। कई बच्चे ऐसा होता है कि ये मांगते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। अक्सर ये पूछते हैं कि सर पीडीएफ रिवीजन के लिए चाहिए, तो मैंने फ्री पीडीएफ्स का भी आपके लिए इंतजाम कर दिया है। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में चले जाइए और यहां पर देखिए एक कोर्स दिखेगा आपको फ्री पीडीएफ। इसका मैंने प्राइस बहुत ही लाखों में प्राइस कर दिया है, जैसे कोई बच्चा गलती से भी इसको ना खरीदे। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो सब कुछ ओपन मिलेगा, यानी जो पीडीएफ होंगी, अगर वीडियो भी पढ़े तो वो भी ओपन मिलेंगे। आपको लेने की जरूरत नहीं है, वहीं पर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर वीडियो की जरूरत पड़ी तो वीडियो भी दे देंगे, वो वीडियो आप देख लीजिए। इस तरीके से आप अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाकर इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। आगे अपडेट्स के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जहां मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूं। और लाइव पढ़ने के लिए मुझसे, जहां पर क्योंकि बच्चों को डाउट्स भी आते हैं, तो जब आप मुझसे लाइव पढ़ेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। तो 12th वाले बच्चों के लिए द्रोणा 2.0 है और 2024-25 का फुल लाइव कोर्स है और 97% मार्क्स से भी ऊपर आ सकते हैं अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं। 11th वालों के लिए द्रोणा 1.0 है, फुल लाइव कोर्स है, कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं। साथ में असाइनमेंट्स भी आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज, यानी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं द्रोणा, तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर ये द्रोणा आपको कोर्स दिखेगा और वहां पर आई एम इंटरेस्टेड का बटन दिखेगा, क्लिक करिएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पर भी और एसएमएस द्वारा भी, और आप वहां पर पेमेंट करके इसको ले सकते हैं। ये द्रोणा तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही आप पेमेंट करेंगे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो जरूर इसको ले लें। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, यानी पढ़ाई की बात करते हैं, जिस वजह से वीडियो बन रहा है। तो सबसे पहली बात पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल समझने से पहले पोटेंशियल डिफरेंस जानना जरूरी है, क्योंकि यही हमारे काम की बात होती है। इसी से पोटेंशियल डिफरेंस ही पोटेंशियल बनता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मामला क्या है? जब भी हम किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो हम वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये यहां पे लिखा है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसे आप बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए से बी तक ला रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो वर्क डन करना पड़े अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही वर्क डन है। कुछ जानकारियां, इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा वोल्ट, साथ में ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका डायरेक्शन नहीं होता, प्लस माइनस या जीरो हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन का कोई लफड़ा इसके अंदर नहीं है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, तो बेटा वहां पर जो हमने ए से बी लाने की बात की थी, उसी ए पॉइंट को इंफिनिटी पर पहुंचा दो, यानी अब क्या बोलोगे? इंफिनिटी से बी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो आप वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी को आप बोलते हैं पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बात समझ में आई? वहां ए से बी ला रहे थे, अब यहां उसी ए पॉइंट को हमने क्या किया? इंफिनिटी पहुंचा दिया। तो इंफिनिटी से बी तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन आप कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही पोटेंशियल हो जाता है इस पॉइंट बी पर। बराबर। एक बात ध्यान रखिएगा कि इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल लिया जाता है उस पोटेंशियल की वैल्यू बेटा जी 0 होती है। इसको जरूर पकड़ के आप चलें। यहां भी आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी
इज 0, ये दिमाग में रहना चाहिए। साथ में SI यूनिट इसकी वोल्ट रहती है, और आपको याद मैं दिला ही चुका हूं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने देखा यहां पर, उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखा था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से ही डिफाइन हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए किसी भी पॉइंट चार्ज से r दूरी पर कितना पोटेंशियल बन रहा है, इसका फॉर्मूला आपको मिलता है v = 1/4πε0 Q/r, और स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन इसका होता नहीं। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे एक पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल मिल रहा है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उम्मीद है ये बात भी पकड़ में आ गई होगी। ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। यानी अगर सेंटर पे आप रख दें फुटबॉल नुमा सेंटर पर, तो सतह पर यानी जो r डिस्टेंस है हर जगह, वहां पर आपको सेम पोटेंशियल मिलने वाला है। v यहां तो v यहां तो v यहां तो v यहां, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है। बात पकड़ में आई होगी। आगे की बात करते हैं कि जो डायपोल होता है उसकी एक्सियल पोजीशन पर क्या पोटेंशियल बनता है। तो ये डायपोल है -q + q, उसके सेंटर से इसी की एक्सिस पर एक पॉइंट P ले लिया है जो O से इसके r डिस्टेंस दूर है। तो पोटेंशियल बनेगा v = 1/4πε0 P/r² - a²। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अगर डायपोल छोटा होता है, शॉर्ट डायपोल का मतलब ये r डिस्टेंस इसकी a डिस्टेंस से काफी बड़ी है, उस समय ये फॉर्मूला रिड्यूस होके बन जाता है ये फॉर्मूला v = 1/4πε0 P/r²। ये किसके लिए वैलिड है बेटा? शॉर्ट डायपोल के लिए वैलिड है। बढ़िया। तो डायपोल से जो पोटेंशियल बन रहा है उसकी बातचीत कर रहे हैं एक्सियल पोजीशन पर। अगली बात करते हैं कि डायपोल से इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना V यानी पोटेंशियल बनेगा। तो ये डायपोल है, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन यानी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट P है, और यहां पर जो डायपोल बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन पर, उसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो होता है ना इस डिस्टेंस के बराबर होता है। तो जितना -q नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा उतने ही +q पोटेंशियल बना देगा। जब दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। इस तरीके से इक्वेटोरियल पॉइंट, डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको 0 मिलने वाला है। अब कुछ मैं डिफरेंसेस बता देता हूं डायपोल के पोटेंशियल में और सिंगल चार्ज के पोटेंशियल में। ये आपसे पूछा बहुत जाता है। तो यहां पर देखिए इस तरह से मैंने टेबल बना दी है। सबसे पहली बात कि जो डायपोल का पोटेंशियल होता है वो एंगल पर डिपेंड करता है बिटवीन P एंड R। इसका क्या मतलब है कि -q यहां पर है, +q यहां पर, और ये देखिए P का डायरेक्शन हो गया -q से +q। तो ये अगर यहां R डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो अगर मैं RE डिस्टेंस रखूं और इस तरफ चलाऊं, तो यहां पर क्योंकि ये एंगल देखिए बदल चुका है इस पॉइंट पर P', तो यहां पर आपका पोटेंशियल बदल जाएगा। इसका क्या मतलब है कि P और R के बीच में जो एंगल है उस पे उसको बदलने पर पोटेंशियल बदलता है। अब दूसरी तरफ देखिए सिंगल चार्ज से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सिंगल चार्ज है, इससे R दूरी पर जो भी पोटेंशियल मिलेगा वो आपका कोई भी R दूरी ले लो वहां पोटेंशियल दोनों जगह सेम होगा। कहीं पर भी R ले लो वहां पोटेंशियल सेम होगा। तो एंगल का कोई लेना देना इसके अंदर नहीं है। दूसरी बात देखते हैं, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होता है, याद कर लीजिए डायपोल के लिए, और जो पॉइंट चार्ज के लिए ये होता है स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये बात पकड़ में रहनी चाहिए। अगली बात, डायपोल 1/r² के हिसाब से बदलता है p डायपोल, जबकि जो पॉइंट चार्ज होता है वो 1/r के हिसाब से बदलता है। ये मैं हट रहा हूं, आप इसका प्रेजेंटेशन नोट कर सकते हैं, वरना इसका PDF मिल जाएगा। PDF कैसे लेना है या कैसे डाउनलोड करना है इसकी जानकारी वीडियो की शुरुआत में दी है, देख लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरे प्रेजेंटेशन आप तक मिल जाएगा। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम
सम ऑफ चार्जेस का मतलब है एक से ज्यादा चार्ज है, ये Q1 Q2 Q3 है। इस पॉइंट P पर अगर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, तीनों के द्वारा बनने वाला पोटेंशियल हम जोड़ देंगे। जब भी पोटेंशियल को जोड़ेंगे विथ साइन जोड़ेंगे, माइनस पोटेंशियल है कि प्लस पोटेंशियल, विथ साइन आप जोड़ दीजिएगा और पोटेंशियल एट पी आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई डायरेक्शन का लफड़ा नहीं इसमें, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आपका अलजेब्रिक सम है, मतलब माइनस प्लस साइन के साथ इसका सम हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, एक थिन स्फेरिकल शेल है, इसको आपने क्यू चार्ज दे दिया है, तो इसके आउटसाइड ऑन द सरफेस और इनसाइड कितना पोटेंशियल होगा। तो अगर हम बात करें आउटसाइड की, जब स्मॉल आर की वैल्यू इसके रेडियस से बड़ी है तो v हो जाएगा 1/4πε0 Q/r, ये वैल्यू हो गई। दूसरी बात करें ऑन द सरफेस, तो सरफेस की बात करें यहां पर तो ये स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दें आप, v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। और इनसाइड की अगर हम बात करें, अंदर इसके यहां कहीं ले लें तो उसमें पोटेंशियल जो सरफेस पे होता है पोटेंशियल वही अंदर भी होता है, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। यहां पर एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक है कि जो ये स्फेरिकल शेल है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसके अंदर हर जगह आपको मिलेगा, जो यही वैल्यू निकली हुई है, तो जो सरफेस पे वो हर जगह अंदर भी पोटेंशियल की वैल्यू वही होगी, यानी पोटेंशियल शून्य नहीं होगा, सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसी के बराबर होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो होगा। इस पे सवाल आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, ये इसका ग्राफ है बेटा V और R के बीच में, ये देखिए इनसाइड में यहां से यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट है इसके बराबर, और सरफेस पे आगे R बराबर R, उसके आगे जाएंगे तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो इसको आप, इस ग्राफ को भी आपसे पूछा जाता है, उम्मीद है आप ध्यान कर लेंगे, याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, समझाने की कोशिश बराबर मैं कर ही रहा हूं। आगे देखिए एक न्यूमेरिकल आ जाता है, इसको हम लोग करेंगे। यहां लिखा है देखिए इस न्यूमेरिकल में 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इसका मैं डायग्राम बना देता हूं। ये देखिए 2 चार्जेस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, जैसा सवाल में बोला था 0.16 मीटर लिख देता हूं, 16 सेंटीमीटर या 0.16 मीटर। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। हमें ये जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां जीरो होगा ये बताना है हमको। लिखा है पोटेंशियल इन्फिनिटी पर शून्य ले लो, वो तो हम लोग लेते ही हैं, जब तक मना ना किया जाए हमारी पढ़ाई में तो पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो ही रहता है। अब देखिए यहां इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, मैं यहां पे लिख भी दिया है वैसे, कि इसके लेफ्ट साइड में ये जो लाइन है ना, इसके इस लाइन पर कहां पोटेंशियल जीरो होगा, तो इस तरफ पोटेंशियल शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है और ये दूरी करीब है। ये छोटा चार्ज है, इससे दूरी ज्यादा है, तो ये छोटा वाला चार्ज बड़े चार्ज को मार नहीं पाएगा, कि एक तो वो पहले ही छोटा है और तुमने दूरी भी ज्यादा कर दी है, तो इसको कैसे संभालेंगे, तो बड़ा है, दूरी पास में है। तो लेफ्ट साइड पर यही बात लिखी है, x, ये जो x माना है कि किसी पॉइंट P पर आपका पोटेंशियल शून्य होगा, तो x की वैल्यू लेस देन 0 नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पोटेंशियल शून्य नहीं मिलेगा, तो x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। x क्या है, O से वो डिस्टेंस P पॉइंट का जहां पर पोटेंशियल जीरो है। मान लेते हैं पोटेंशियल P पर जीरो है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, इससे बनने वाला पोटेंशियल, इससे बनने वाला पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। V1 + V2 = 0, तो दोनों फॉर्मूला लगा देते हैं। इससे बनने वाला पोटेंशियल क्या होता है, 1/4πε0 Q1/x। 1/4πε0 दोनों में कॉमन आएगा तो बाहर निकाल लिया है। इससे लगाओगे तो 1/4πε0 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस, ये टोटल था 0.16, तो x घटा दोगे तो 0.16 - x आ जाएगा। ये वैल्यू लिखोगे तो ये वैल्यू यहाँ नीचे लिखती। अब Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो विथ साइन।
Q1 पॉजिटिव था तो विद साइन पॉजिटिव आ गया, Q2 निगेटिव था तो विद साइन निगेटिव आ गया। अब कुछ नहीं करना, इस एक्सप्रेशन को सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है। तो आपने कुछ नहीं किया, इसको सॉल्व कर लिया। भाई सॉल्व करने में कुछ है नहीं, बहुत इजीली आपने सॉल्व किया। जब आप इसको सॉल्व कर बैठे, देखिए सिंपली सॉल्व करके, तो x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां पर ये सवाल खत्म नहीं हुआ है, आप इसका केस 2 भी बनेगा। क्यों? एक तो आंसर ये है कि यहां से x 10 सेंटीमीटर, दूसरा एक यहां पर भी पॉइंट हो सकता है, P" लिख रहा हूं, क्योंकि ये देखिए छोटा वाले के करीब है और ये बड़े वाले की डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये इसको मार सकता है क्योंकि बड़ा है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है, तो पोटेंशियल का इफेक्ट कम होगा। और ये बाजू में है और चार्ज कम है, तो कम पोटेंशियल से भी, मतलब कम चार्ज से भी पोटेंशियल इक्वेट किया जा सकता है। तो ये सेकंड केस बनाएगा जो हम लोग जो पॉइंट P" में दिखा रहा हूं, इसको देख लेते हैं सेकंड केस के लिए। तो सेकंड केस में हमने P पॉइंट ले लिया A के बाहर, जो मैंने समझाया था। तो ये हो गया 0.16, यहां से डिस्टेंस हो गई देखिए x, इस x से 0.16 घटाओगे तो x माइनस 0.16 हो गया AP का डिस्टेंस। अब सिंपल क्या करना है, पोटेंशियल इससे और इससे बनने वाला पोटेंशियल यहां पर शून्य होना चाहिए। तो V1 प्लस V2 बराबर 0 कर दिया। अब यहां पे देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/4πε0, वही Q1/x यहां से लिया और x दूरी, और दूसरी V2 के लिए 1/4πε0 Q2, ये माइनस साइन के साथ, और ये डिस्टेंस कितनी हुई, x माइनस 0.16 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है, बड़े आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। और सॉल्व करके जब आप निकाले तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर। यानी इसके दो आंसर आ गए, 10 सेंटीमीटर पीछे वाले से और 40 सेंटीमीटर यहां से। तो ये देखिए v बराबर 0 है एट 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज से अवे, और अवे किस तरफ, ऑन द साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से लिखिएगा, ऑन द साइड मतलब इस तरफ, वरना अवे इस तरफ ना समझ ले आदमी कोई, तो ये इसलिए ऐसा लिखा गया है। इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। सारे का प्रेजेंटेशन PDF आपको मिल जाएगा, और कहां कैसे मिलेगा इसकी जानकारी वीडियो के शुरू में बताई है, देख लीजिएगा जिससे आपको आसानी से मिल जाए इसका PDF। चलिए एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिया, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये देखिए रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, जो हमारे कोर्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। अब यहां पर देखिए तो जो dV/dr होता है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और दूसरा ये जो नेगेटिव साइन होता है, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अगर आप मूव करते हो, V1 यहां है, V2 यहां, तो पोटेंशियल कम हो जाता है। यानी V2 की जो वैल्यू है वो V1 से कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में मूव करने पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है या डिक्रीज होता है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइनस साइन। वैसे मैंने यहां पे लिख भी दिया है, तो आप इस बात को पकड़ते रहिएगा। यहां पे लिखा है कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दोनों बातें एक ही जैसी हैं, ठीक, तो पकड़ पाए होंगे ये बात। एक कदम और आगे लेके चलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं, वो सरफेसेस जिन पर पोटेंशियल थ्रू आउट सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए कंडक्टर की सरफेस, जैसे यहां लिखा हुआ कंडक्टर की एग्जाम्पल के लिए कंडक्टर है, तो कंडक्टर की सरफेस पे ले लेंगे आप, तो हर जगह देखिए पोटेंशियल आपको सेम मिल रहा है। चार्ज कंडक्टर ले लीजिए, सरफेस पे सेम पोटेंशियल मिलेगा। तो वो सरफेस जिस पर पोटेंशियल एक जैसा हो, यानी सेम हो, उसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमको आनी चाहिए। तो यहां पर बात शुरू करते हैं। नो वर्क इज डन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास अगर है, तो उस पे अगर A से लेकर B पॉइंट तक आप कोई चार्ज ले जा रहे हो, तो यहां पर ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। अब इन दोनों के बीच डेल्टा V कितना है, 0, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल में तो दोनों के पोटेंशियल सेम है, इसलिए यहां पर Q इंटू 0 रखोगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा।
यानी हमेशा ध्यान रखिएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव करेंगे तो जीरो वर्क डन मिलेगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उससे 90 डिग्री का एंगल बनावेगा। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरी बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड में करीब करीब होती है या डेंसर होती है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है वहां रेयरर होती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ऐसे है और कहीं पर ऐसे है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ये कहने का मतलब है थर्ड वाले पॉइंट का। चौथे पॉइंट का बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट आपस में नहीं करती। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 2 है। क्योंकि सरफेस नंबर 1 पे कोई पोटेंशियल होगा, मान लीजिए 10 वोल्ट का है तो 10 होना चाहिए। इसका 20 वोल्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस तो यहाँ कहोगे 20, तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी पॉइंट पर दो पोटेंशियल आपके निकल आए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्शन नहीं करती है। मेरे ख्याल से इतने तक बात पहुंची। आगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के कुछ एग्जांपल्स आपके यहां बनाने को आ जाते हैं। तो ये देखिए पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दिख रही है, स्फेरिकली दिख रही हैं। और दूसरी बात करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है नीली नीली जो बनी है, माइनस चार्ज है, तो यहां भी इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकली है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देख रहे हैं रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है। तीसरी बात करते हैं तो ये देखिए टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस यानी डायपोल की बात कर लीजिए। तो ये कहानी किसके लिए हो जाती है? डायपोल के लिए। तो डायपोल में देखिए ये प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरह से क्यू पोटेंशियल सरफेस होगी। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है इसलिए डेंसर है, और यहां पर रेयरर है। ध्यान रखिएगा इस सर्किल के सेंटर पे प्लस क्यू नहीं रखा है, शिफ्टेड है ना, और ये भी माइनस क्यू शिफ्टेड है, सेंटर पे नहीं है। ये डायग्राम ध्यान से देखना। अगली बात करते हैं, अगर दो पॉजिटिव चार्ज इक्वल एंड टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज ले लें प्लस क्यू, तो यहां पर भी देखेंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वीकर, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होती हैं। यहां पर हो जाएगा इसकी अपेक्षा स्ट्रॉन्गर, तो करीब करीब हो जाएंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो डॉटेड लाइन है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखा रही हैं, और ये जो एरोज हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब अगली बात करते हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ये देखिए प्लेनर होती हैं इस तरीके से, हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल तो बनाती ही हैं, इसका जिक्र हम कर ही चुके हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे इसका पीडीएफ मिल ही जाएगा आपको, वीडियो के शुरू में बताया ही है कैसे ले सकते हैं आप। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि चार्जेस को, असेंबली ऑफ चार्जेस यानी कई चार्जेस को, एक है, दो हैं, तीन है, तो उनके चार्जेस को इन्फिनिटी से लाकर अरेंज करने में जो आपको वर्क डन करना पड़ता है वही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। असेंबलिंग का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं या उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो इन्फिनिटी से लाकर जहां पर आप रख कर उसको इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करने में जो आपको वर्क डन लगेगा वही इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ये बात यहां पर मैंने लिख दी, एग्जाम में लिखना हो तो लिख सकते हैं। और यहां पर देखिए जैसे ये दो चार्जेस हैं, पहले Q1 को लेके आए फिर Q2 को लेके आए R12 डिस्टेंस पर, तो लाने में जो वर्क डन हुआ वही पोटेंशियल एनर्जी बन गई। उसकी वैल्यू होती है सिस्टम ऑफ टू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12। ये टू पॉइंट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। बाद की बात करें ये 3 पॉइंट के लिए Q1 Q2 Q3 की बात करें तो फिर इसको इन्फिनिटी से सबको लेके आए हो, और जितना वर्क डन इसको अरेंज करने में, इकट्ठा करने में लगा है वही क्या हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यानी सिस्टम की U 1/4πε0। यहां जोड़े बनाए जाते हैं, पेयरिंग, तो Q1 Q2 फिर Q1 Q3 बीच का उनके डिस्टेंस, और Q2 Q3 यानी Q2 Q3 अपॉन R23, तो सबका पेयर बना के लिखते हैं। तो ये दो सिस्टम ऑफ चार्ज 2 पॉइंट सिस्टम के लिए 3 पॉइंट के लिए है। इस फॉर्मूले को याद रखिए, अक्सर यहां पर सवाल इस पे बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी आपको मिली होगी। अगली बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
आपने एक डायपोल रखा है थीटा एंगल पर। अब अगर ये थीटा एंगल से आप इसको थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने में कितना वर्क डन आपने किया वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है, और उसकी वैल्यू होती है U इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। जब आप किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो इतना वर्क डन करना पड़ता है, या जो वर्क डन कर रहे हैं वही पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो रहा है, तो इतना एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी उसको मिल जाती है। दूसरी बात करते हैं कि अगर हमारा डायपोल 90 डिग्री पर है, ये जो थीटा है ये 90 डिग्री हो जाए, तो उस समय हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? शून्य। इसको भी पकड़ के रखिएगा। तीसरी बात कि अगर इस समय सिंपली ये डायपोल रखा है थीटा एंगल पर, तो उस समय अगर आपसे बोला जाए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ डायपोल की, तो आप क्या कहेंगे? U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई या माइनस पी कॉस थीटा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर इसका डायपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो डायरेक्शन है, उनके बीच का एंगल थीटा है। इस थीटा को पहचानिएगा ठीक से, है ना? तो ये बात यहां क्लियर हो जाती है। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, स्पेशल केसेस ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर आपके एग्जामिनेशन में इसको पूछ लिया जाता है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। स्टेबल एनर्जी, स्टेबल पोजीशन की बात, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां मिलता है? जहां थीटा की वैल्यू 0 होती है, यानी P और E एक ही डायरेक्शन में। और यहां पर एक और खूबसूरती होती है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा वहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पाई जाएगी। तो कब मिलेगा? जब P और E एक ही डायरेक्शन में हो या थीटा की वैल्यू 0 हो। दूसरी, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, जब थीटा 90 होगा, जब P डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनावेगा, तो उस समय आपकी जो एनर्जी है, देखिए P और E के बीच का एंगल 90 है, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तीसरी बात करते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्थिति में क्या होता है? थीटा की वैल्यू 180 होती है, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी विपरीत डायरेक्शन में P है, तो 180 डिग्री के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो ध्यान रखना मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर क्या होते हैं भाई? कंडक्टर के अंदर चार्जेस का फिजिकल मूवमेंट अलाउड होता है, यानी इलेक्ट्रॉन चल सकता है। आप जानते ही हैं सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट, बहुत सारे ऐसे आपको कंडक्टर मिलेंगे। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिसके अंदर फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्जेस अलाउड नहीं होते हैं, जैसे कि माइका, डायमंड, ग्लास, वुड, ये सब हो गए इंसुलेटर्स, ये आपको पता ही है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है फ्री एंड बाउंड चार्जेस का, ये आपके यहां अलग से स्पेसिफाई किया गया है। तो देखिए मेटल्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो है जैसे एटम्स होंगे, इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन है। ये किसकी केस की बात कर रहा हूं? मेटल के अंदर। अब मेटल्स में ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है, थर्मल एनर्जी कह लीजिए, कि ये इसको, ऐसे बहुत सारे एटम है यहां पर, तो ये छोड़ के चला जाता है। जब ये इसको छोड़ देगा, देखिए यहां पर, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों? ये कहीं भी मूव कर सकता है। कहीं भी का मतलब है मेटल के अंदर ही कहीं जा सकता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, कहीं भी मूवमेंट करने के लिए फ्री है। और दूसरा, जिसको छोड़ के आया है वो बन जाता है आयन, भाई पॉजिटिव आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। तो ये चार्ज तो है, दिख रहा है, लेकिन ये मूव करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये बड़ा है, आयन है। अब ये चार्ज है, मूव नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है बाउंड चार्जेस, मतलब बंधे हुए चार्जेस। है तो चार्ज जरूर, लेकिन चल नहीं सकता है। यही कॉन्सेप्ट है फ्री एंड बाउंड चार्जेस का, जो एक झटके में आप समझ गए होंगे। मेटल्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी। एक कदम आगे बढ़ाते हैं। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एक कंडक्टर को जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हो या उसको चार्ज देते हो, तो उसकी स्थिति या उसकी कैसा प्रॉपर्टी होती है ये देखते हैं। तो पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर रखोगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर इंड्यूस हो जाते हैं चार्जेस,
प्लस चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में और माइनस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में इकट्ठा, और ये यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मार देता है, यानी ई नॉट ई इंड्यूस्ड के बराबर होगा और नेट रिजल्ट क्या होगा, ई नेट बराबर 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0 अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो। दूसरी बात करें, जस्ट आउटसाइड ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। किसी चार्ज कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अगली बात, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0 और एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट द सरफेस। आप किसी कंडक्टर में जब आप चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आता है, अंदर उसके कोई चार्ज नहीं जाता। सारा चार्ज कहाँ आएगा, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगली बात देखते हैं, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विथ इन एंड ऑन द सरफेस। किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज करते हो तो यहां पोटेंशियल और अंदर पोटेंशियल, ये सारे पोटेंशियल सरफेस पर और अंदर पर सेम पाए जाते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये बात कही थी, फिर से ये बात आ गई, तो पोटेंशियल सरफेस पे और अंदर सेम पाया जाएगा। दूसरी बात, E इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पर V तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी पर। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। एन कैप दिखा रहा है कि सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको भी ध्यान करके रखा जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है इन द कैविटी। अगर कोई कंडक्टर ले लिए हैं, ठोस कंडक्टर है, उसके अंदर क्या कैविटी बना दें, एक सुराख कर दें, आर पार नहीं, अंदर ही, जैसे दांतों में कैविटी बन जाती है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिलता है। और इसका फायदा, इस प्रॉपर्टी का फायदा हम उठाते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, उसको भी सामने ले आता हूं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब होता है किसी चीज से बचाना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना। तो कई ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो काफी सेंसिटिव होते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में परमानेंट पड़े रहेंगे तो खराब हो जाएंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड से उनको बचाना है, तो हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर में कैविटी बनाते हैं और वहीं इसको प्लेस कर देते हैं। किसको, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब नहीं होगा। इस वाली कैविटी वाली सिचुएशन को हम फैराडे केज भी बोलते हैं। तो फील्ड फ्री रीजन इज आल्सो कॉल्ड फैराडे केज। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, वो रीजन या वो फिनोमेना जिससे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रीजन बना रहे हो। यहां मैंने लिख भी दिया है और इसका प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर नहीं पता तो वीडियो के शुरू के पहले 1-2 मिनट देख लीजिए, कैसे पीडीएफ ले सकते हैं इसकी जानकारी वहां दी है आपको। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। तो जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं बेसिकली वो इंसुलेटर्स होते हैं। तो इंसुलेटर्स होते हैं जिसके जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्ज को अलाउ नहीं करते, लेकिन एक चार्ज या दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है, थोड़ी कम होती है भी बताएंगे, लेकिन हो जाती है। यहां पर डाइलेक्ट्रिक 2 प्रकार के होते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जहां पर जो एटम्स हैं उस एटम का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ओवरलैप नहीं करता, एक के ऊपर एक कोइंसाइड नहीं करता, तो ये बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ गया तो इसका परमानेंट डायपोल मोमेंट हो गया। ऐसो को हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसका परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज ए इलेक्ट्रिकल डायपोल। ये समझ गए। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि सेंटर ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ ऑल नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाते हैं, तो इसका जो परमानेंट डायपोल मोमेंट है वो 0 होता है, क्योंकि सारे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसाइड कर जाते हैं। एग्जांपल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। लेकिन मजेदार बात क्या होती है कि चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको डालते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उनका पोलराइजेशन हो जाता है, मतलब उसके अंदर नेट डायपोल मोमेंट बन जाता है। चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, दोनों को ही रखेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में
हैं तो उनके अंदर नेट डायपोल मोमेंट पैदा हो जाता है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, जो यहां पर मैंने लिखा है और आपको सिखा रहा हूं। तो यहां पर आप जैसे देखते हैं ना, ये डाइलेक्ट्रिक है, देखिए जल्दी से देख लेते हैं, ये एक्सटर्नल फील्ड है। अब ये डाइलेक्ट्रिक है, देखिए कंडक्टर नहीं है, तो यहां पर ये जो इंड्यूस होते हैं चार्जेस, उससे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में माइनस। यहां पर ये जो इंड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, वो इंड्यूस होता है लेकिन वो ई नॉट के बराबर नहीं हो पाता, छोटा होता है उससे। इसलिए ई नेट, ई नॉट माइनस ई पी, ई नॉट हो गया एक्सटर्नल, ई पी जो उसके विपरीत दिशा में बना है, ये रिजल्ट रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर रहता है लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है उससे कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है वो देखिए यहां मैंने मेंशन किया है। अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो ई नेट जो होगा उसकी वैल्यू ई नॉट अपॉन के हो जाएगी, और के की वैल्यू रखोगे तो बाहर से ये के टाइम्स कम है, 1 अपॉन के इंटू ई नॉट। तो बात समझ में आई होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना, ई नॉट अपॉन के। ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद मिलेगा। उम्मीद है ये बात भी आप पकड़ पा रहे होंगे। स्लाइड पूरी देखिए, बहुत ही उम्दा स्लाइड है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। खैर एक कदम आगे इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूटेबिलिटी की बात करते हैं। इसे बोलते हैं साई, ऐसे लिखते हैं इसको, साई। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कितनी सेंसिटिव है डाइलेक्ट्रिक। जैसे कई बच्चे जाड़ों में निकलते हैं तो उनको छींक आने लगती है, और कोई और लड़का निकले तो कोई असर ही ना हो उसके, ऐसा हो सकता है। कोई ज़्यादा सेंसिटिव, कोई कम सेंसिटिव, उसी को फिजिक्स में बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। तो कौन सा डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेबल है, कौन सा कम, इससे पहचान सकते हो। साई की वैल्यू होती है P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। P वही पोलराइजेशन वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, एप्सिलॉन नॉट को आप पहचानते ही हैं। इनके बीच में एक सुंदर रिलेशन होता है, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये आपने जाना ही था सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। तो इनके बीच में देखिए ये रिलेशन होता है, और इस रिलेशन को आप ध्यान रखिएगा, इस पे छोटे मोटे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, पक्के तौर पे इसको याद कर लीजिए। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है भाई? डाइलेक्ट्रिक तो बेसिकली इंसुलेटर है, तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को बरकरार रख सकता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो वो इंसुलेटर की जगह कंडक्टर बन जाएगा। उस फील्ड को, वो मैक्सिमम फील्ड की वैल्यू को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक डाइलेक्ट्रिक अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को बरकरार रख सकता है। ठीक, ये बात हो गई। एयर की वैल्यू होती है, ये कुछ एग्जांपल्स याद नहीं कर रहे हैं, आपको फील करने के लिए, 0.8 केवी पर मिलीमीटर, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। इसी तरह माइका का काफी तगड़ा होता है, 160 के आसपास है। आगे की बात को लेके चलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका मामला क्या होता है? तो देखिए, जैसे जैसे आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं वैसे वैसे इसका पोटेंशियल इंक्रीज करने लगता है, और यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको लेते हो C। यही C होता है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, ये Q अपॉन V। तो वो उतना चार्ज जो कि 1 वोल्ट बढ़ा दे वोल्टेज किसी कंडक्टर का, वही उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। यानी उतना चार्ज आप उस पर दे रहे हो जिससे 1 वोल्ट इंक्रीज कर जा रहा है, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा, वही उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। जो ये कैपेसिटेंस होता है किन चीजों पे डिपेंड करता है? साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर कितना छोटा है, बड़ा है, उसका शेप क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। साथ में परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग, उसके उस कंडक्टर के आजू बाजू कौन सा मीडियम है, इस पे भी C डिपेंड करता है। तीसरी बात, उस कंडक्टर के बगल में कोई दूसरा कंडक्टर अगर रखा है तो भी C की वैल्यू बदल जाती है। किस पर डिपेंड नहीं, क्योंकि यहां पे फील कैसा आ रहा है कि अगर आप Q को बढ़ा दोगे तो लगता है कि C बढ़ जाएगा, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता। जब आप Q बढ़ाते हो तो इसके साथ साथ V भी बढ़ जाता है, तो Q बाई V का रेशियो हमेशा
हमेशा कांस्टेंट मिलता है आपको। तो इससे क्या सीख पा रहे हैं कि ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता कैपेसिटेंस। तो C डज नॉट डिपेंड ऑन Q, चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। SI यूनिट इसकी होती है फैरेड, और यहां लिखा है कि कंडक्टर जो है किस मटेरियल का है इस पे डिपेंड नहीं करेगा, और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है इस पे भी C कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करेगा। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइवा में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको क्लैरिटी होनी जरूरी है। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। कैपेसिटेंस है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको आपने कोई चार्ज दिया है तो इसका कैपेसिटेंस होता है C 4πε0 × R। अब यहां पर अगर आप ये जानने की कोशिश करें कि 1 फैरेड कितनी बड़ी क्वांटिटी है, तो यहां C की जगह 1 फैरेड रख दो और R निकालो, बाकी 4πε0 की वैल्यू हमको पता है। तो जब आप कैलकुलेट करते हैं तो R की वैल्यू आती है 9 × 10⁶ किलोमीटर। ये इतनी बड़ी है कि धरती की रेडियस से 1500 गुना है। यानी 1 फैरेड का कैपेसिटेंस का कंडक्टर अगर चाहिए तो आइसोलेटेड कंडक्टर, तो आपको कितना बड़ा कंडक्टर लेना पड़ेगा? धरती की रेडियस से 1500 गुना बड़ा। ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए दो बातें समझ में आती हैं इस वाले जुगाड़ से, रिजल्ट से। पहला तो ये कि 1 फैरेड इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और दूसरा कि आइसोलेटेड जो कंडक्टर होता है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात यहां पर दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और यहां पर देखिए प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है कंडक्टर की वो माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड ये होती है, जो छोटी यूनिट होती है। दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक। अब कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है? ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस का सिंबल है, दोनों इक्वल लाइंस, और बाकी तो आप देख ही रहे हैं। और ये सिंबल होता है वेरिएबल कैपेसिटेंस का, 2 लाइनें पैरेलल लाइंस आपस में बराबर और एक एरो लगा हुआ है। जहां पर वेरिएबल कैपेसिटेंस है उसको ऐसे शो किया जाता है। ये क्या कैपेसिटेंस करता क्या है? ये आपके लिए चार्ज और एनर्जी स्टोर करता है। जो आप मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें जो फ्लैश लाइट होती है, वो फ्लैश लाइट इसी कैपेसिटर की मदद से ही जलती है, बैटरी से नहीं जल सकती। वो एकदम से बहुत एनर्जी चाहिए। तो जब भी बहुत एनर्जी एकदम से चाहिए होती है उस समय कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है और चार्ज स्टोर करता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर वैक्यूम है, कुछ नहीं भरा है, खाली है, तो उसका फॉर्मूला होता है C = ε0A/d। यहाँ D इसका सेपरेशन है, A इसका एरिया है। इस तरह की प्लेट्स होती हैं लेकिन ऐसे लगी होती हैं, तो आपको खड़ी खड़ी दिख रही हैं, होती ऐसी हैं। तो ये तो एरिया हुआ ना, हमारी हथेली जैसे है, और ऐसे कर दिया हमने, और ये सेपरेशन हो गया इसके बीच का। तो यहाँ पर ये D सेपरेशन है, A एरिया है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बेटा? ε0A/d। और इसके बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसका कैपेसिटेंस पहले से K टाइम्स बढ़ जाता है। आप देखें, अगर पहले कैपेसिटेंस C0 था तो अब हो जाएगा KC0। ये C0 मुझे नीचे लिख देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर C की वैल्यू हो जाएगी K∈0A/d। K टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है डाइलेक्ट्रिक डाल देने से। आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। ये देखिए सीरीज में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। कई बच्चों को ये जानने में बड़ी तकलीफ होती है कि सीरीज में कैसे पहचाने और पैरेलल में कैसे पहचाने। तो बहुत आसान है उसको समझना। भाई सीरीज में क्या होता है कि एक कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होती है, फिर दूसरे की निगेटिव तीसरे की पॉजिटिव से कनेक्ट होती है। तो एक कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट दूसरे की पॉजिटिव से, दूसरे की निगेटिव तीसरे की पॉजिटिव से, एंड सो ऑन। इस तरह का कॉम्बिनेशन कहीं बनाया जाए तो इसे बोलते हो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर C1 C2 C3 3 हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं और आपने बैटरी की सप्लाई V दी है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है? 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 + 1/C2 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला है जब कैपेसिटर्स सीरीज में लगाए जाते हैं। आप ध्यान ये रखिएगा कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो यहां पर बेटा आपको Q सेम मिलता है एंड V डिफरेंट मिलता है। मतलब यहां पर जो चार्जेस हैं
वो जो Q जा रहा सब पे Q सेम है देखिए, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर्स विल बी डिफरेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये बात मैंने पूरी आपके सामने रख दी, जो आप समझ पाए होंगे। ये सारा मैं बार बार हट नहीं रहा हूं, इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा। कैसे ले सकते हैं ये वीडियो के शुरू में 1 मिनट बताया है, सुन लीजिए और डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वो स्क्रीनशॉट कीजिएगा, पूरा PDF ही मिल जाएगा, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए उससे। आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैपेसिटर की एक प्लेट यानी सारी एक प्लेट एक जगह कनेक्टेड होती है और सारी दूसरी प्लेट दूसरी जगह कनेक्टेड होती है। ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन का, यानी 2 हैं या 4 हैं, उनकी एक प्लेट एक जगह कनेक्टेड है, दूसरी प्लेट दूसरी जगह कनेक्टेड है, सब एक साथ है। तो ये इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। इसमें फॉर्मूला लगता है C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन, जैसा आप जान पा रहे हैं। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा वोल्टेज रहता है सेम, V सेम और Q डिफरेंट। देखिए यहाँ पर अगर V है तो इसमें भी V होगा, इसमें भी V होगा और इसमें भी V होगा, लेकिन जो Q यहाँ जा रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया Q1 Q2 Q3 के अंदर। तो चार्जेस विल बी डिफरेंट बट द पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बात भी आप पकड़ पाए। अब एक यहाँ पे न्यूमेरिकल है, इसको भी तेजी से करते हैं। तो देखिए इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इफ द पॉइंट C इज अर्थ, यहां पर ये जो पॉइंट C है इसको हमने अर्थ कर दिया, यानी 0 पोटेंशियल पर है। इस पॉइंट का पोटेंशियल 1200 वोल्ट है। फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर्स पर कितना चार्ज है ये निकालना है, और साथ में पॉइंट B पर कितना पोटेंशियल है इस पॉइंट पर, इसको हमको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां देखिए ये C2 एंड C3 ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। कैसे मालूम, इसकी एक प्लेट एक जगह, इसकी एक प्लेट उसी जगह, और इन दोनों की दोनों प्लेट इस तरह कंबाइंड। जैसा बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक प्लेट, सबकी एक प्लेट एक जगह, सबकी दूसरी प्लेट एक जगह, ये पैरेलल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है C2 + C3, तो 4 + 2 यानी 6 माइक्रोफैरेड इसका हो गया। ये कॉम्बिनेशन पूरा इसकी सीरीज में है, यानी C1 और इसका रिजल्टेंट जो कि C' है, C1 एंड C' इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकलेगा, इन दोनों के लिए सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दो। तो 2 कैपेसिटर जब रहते हैं उनके सीरीज का C1 C2 अपॉन C1 + C2, तो ये लगा दिया C1 C2 C1 + C2। तो ये C' था, ये C1 था, तो उसको C1 कर दो। अब यहाँ पर 3, ये 3 है और इसका टोटल निकला 6, 3 × 6 अपॉन 3 + 6, और ये हो गया 9/18 यानी 2 माइक्रोफैरेड। यानी इस टोटल का जो कैपेसिटेंस आया है वो यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड है। अब क्या करते हैं, चार्ज निकालते हैं कि यहाँ से चार्ज कितना चला है टोटल। तो चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया Q × V, Q = CV। C कितना है, 2 माइक्रोफैरेड, और V कितना है 1200 वोल्ट, ये 1200 और 0 मल्टीप्लाई किया, इतना चार्ज आ गया। देखिए 2.4 × 10⁻³ कूलाम, यानी यहां से इतना चार्ज चला है। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो चार्ज चला है Q, वही टोटल चार्जेस को मिलेगा, और यहां Q की बात करें तो यहां Q1 Q2 बट जाएगा उसी से। ये कहानी यहां पर होनी है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। अब आगे लेके चलते हैं। देखिए यही बात लिखी है, दिस मस्ट बी इक्वल चार्ज ऑन C1, भाई C1 पे यही चार्ज होगा, एंड ऑल्सो द सम ऑफ द चार्जेस इन C2 एंड C3, इस पे चार्जेस का सम Q वर्ग के बराबर होना चाहिए। आगे देखिए VA - VB कितना हो गया, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था 1200, तो Q अपॉन C1, Q हो गया 2.4 × 10⁻³ ये देखिए, और 3 × 10⁻⁻6 ये जो था पोटेंशियल, ये डिवाइड कर दिया इससे, तो 800 वोल्ट। 800 वोल्ट का मतलब क्या है कि इस कैपेसिटर पर 800 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए 1200 था, 800 ड्रॉप हो गया तो 400 इसका बचेगा। अब देखिए बीबी कितना हुआ 1200, 800 कैपेसिटर पे ड्रॉप हो गया है, टोटल वैल्यू कितनी बदी 400 वोल्ट। अब यहां पे VC - VB लिख दीजिए, यहां पे उल्टा कर दीजिए, VB -
Vc। अब यहां पर 400 बचा है तो 400 माइनस 0 इसका पोटेंशियल आ गया। यहां 400 था, ये 0 था, ये देखिए ये लिखा हुआ है। अब देखिए ये सवाल आगे लेके चलते हैं अगली स्लाइड में। अब यहां पे देखिए ये Vb माइनस Vc था, ये वैल्यू हम निकाल चुके थे। आगे देखिए Q2 की वैल्यू निकालने चले तो ये Vb माइनस Vc, C2 की वैल्यू हो गई 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 400 है इसको 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलाम चार्ज आ गया। इस पे पाया जाने वाला चार्ज ये निकाल लिया हमने। इसी तरह इसका निकाल लो C3 के लिए, तो ये Q3 की वैल्यू हो गई C3 इंटू Vb माइनस Vc। अब ये वैल्यू हो गई C3 कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 400, ये इसकी वैल्यू हो गई। और Q1 हम पहले ही निकाल चुके थे, इस पे ये Q1 लिख दिया, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलाम। ये सब पर पाया जाने वाला चार्ज निकाल दिया। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठंडे दिमाग से दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, ये आ जाएगा तो ऐसे कई क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो Q1, Q2 एंड Q3 तीनों का चार्ज आप निकाल, मैं हटता हूं, नोट कर लीजिए। बाकी आपको मैंने बताया ही है कि इसका PDF आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वीडियो के शुरू में 1 मिनट बोला है, उसको देख लीजिएगा आप। अब देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या है। जो एनर्जी जो स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में सेव होती है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इसी फॉर्म में सेव होती है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C या हाफ QV। तो ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। अब आगे की बात, अगर सीरीज या पैरेलल कोई भी कॉम्बिनेशन लगा दें, यानी कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है या कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये एनर्जी सिंपली आपस में ऐड हो जाती हैं, दैट्स ऑल। आगे की बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है कि टोटल एनर्जी जो सेव की है पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है, उसे एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को एनर्जी डेंसिटी बोला जाता है। इस फॉर्मूले को पकड़ के याद रखिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी, यानी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बड़ी अच्छी बात। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। मान लीजिए 2 आपने कंडक्टर लिए हैं और दोनों कंडक्टर का शुरुआत में चार्ज Q1 है, C1 कैपेसिटेंस है और वोल्टेज V1 है, इसका Q2 C2 V2 है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है, और तब तक होता है जब तक कि वोल्टेज सेम ना हो जाए। तो जब ये फ्लो हुए और जब वोल्टेज सेम हो गया तो फ्लो रुक गया, उस समय फाइनल चार्जेस कितने आए, Q1 डैश एंड Q2 डैश। ये इक्विलिब्रियम के चार्जेस हैं, यानी कि अब चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है। उस समय जो Q1 डैश और Q2 डैश का आपस में रिलेशन होता है वो C1 अपॉन C2 के फॉर्म में होता है। फाइनल चार्जेस Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। और जो कॉमन पोटेंशियल होता है V, उसकी वैल्यू होती है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, मतलब C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इससे आप कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। आगे की बात करते हैं कि भाई जब यहां से चार्जेस फ्लो कर रहे थे तो फ्लो होने की वजह से हीट एनर्जी निकलती है, यानी एनर्जी का लॉस होता है। वो एनर्जी का लॉस कितना होता है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला लगता है इन सब का, इसको आप पकड़ लीजिए, डेल्टा यू बराबर हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या है, चार्जेस जब मूव कर रहे हैं एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में तो कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है, इस फॉर्मूले से आप निकाल पाएंगे। अब अगली बात देखिए, कैपेसिटेंस विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। यहां पर एक कैपेसिटर लिया है लेकिन डाइलेक्ट्रिक पूरा फिल नहीं किया, इसकी चौड़ाई केवल T है, इसे बोलते हैं पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो इस डाइलेक्ट्रिक को के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, घुसेड़ा है, इसमें ये पूरा नहीं भरा है, पार्शियली है। तो इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K।
T है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक की चौड़ाई, D है सेपरेशन, K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर ये डाइलेक्ट्रिक की जगह कोई कंडक्टर आप घुसेड़ रहे हो तो उसकी जगह K की वैल्यू इन्फिनिटी ले लीजिएगा। कंडक्टर के लिए K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो ये पार्शली फील्ड डाइलेक्ट्रिक की कहानी हो गई बेटा। अब देखिए इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कॉन्सेप्ट है, और इससे अक्सर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्या मुद्दा है ये समझ लेते हैं झट से। यहां पर हमने क्या किया है, एक बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज कर लिया है। जब ये फुली चार्ज हो गया है तो इसके अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक को घुसेड़ रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं अंदर। एक दशा है कि बैटरी अब भी कनेक्टेड है डाइलेक्ट्रिक डालते वक्त, और दूसरा केस है कि हमने फुली चार्ज कैपेसिटर को कर लिया, फिर बैटरी हटा दी, फिर डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। तो यहां पर दो केस बनते हैं, बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर, पहले हमने उसको चार्ज कर लिया है कैपेसिटर को, फिर बैटरी हटा दी है, फिर डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। दूसरा केस बनता है कि भैया बैटरी को लगे रहने दिया है और तब डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। तो इसमें क्या घटना घटती है, देखिए पहले में जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है तो Q बराबर Q नॉट, चार्जेस जो पहले थे वो अब भी मिलते हैं क्योंकि चार्जेस भाग तो सकते ही नहीं है, बैटरी हटा दी है तो भी। लेकिन यहाँ क्या होता है, क्योंकि बैटरी आपने लगा रखी है तो बैटरी का काम है वोल्टेज को मेंटेन करके रखना, इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज पुश कर देता है। तो Q की वैल्यू अब हो जाती है K Q नॉट, यानी पहले जो चार्ज था उससे K गुना ज्यादा चार्जेस आपके बढ़ जाते हैं। वोल्टेज घट जाता है V नॉट अपॉन K अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है। यहां पर वोल्टेज सेम रहेगा क्योंकि बैटरी इसी काम के लिए लगाई ही जाती है। तो V बराबर V नॉट कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह घट जाता है जब बैटरी निकाल चुके हो, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा क्योंकि बैटरी लगी हुई है। कैपेसिटेंस की बात करते हैं, K टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। यहां भी ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ जाता है। जितना पहले कैपेसिटेंस था, अब जब डाइलेक्ट्रिक आपने डाला है तो डाइलेक्ट्रिक डाले हो, बैटरी लगी है या निकाल दी हो, कुछ भी केस हो, लेकिन कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। एनर्जी की बात की जाए, अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट करे हुए हैं तो एनर्जी घट जाती है U नॉट अपॉन K डाइलेक्ट्रिक डाल देने से। लेकिन अगर बैटरी को लगा कर रखे हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है U इज इक्वल टू K U नॉट। ये जो यहां पर पैरामीटर्स लिखे हुए हैं ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और इनसे अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है या कहीं इसका इस्तेमाल करा लेते हैं। तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैंने आपको बता ही रखा है कि इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे, ये वीडियो के शुरू में बताया है, पूरा पीडीएफ आपको मिल सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा बेटा खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही कम टाइम में पूरा चैप्टर आपके सामने सारे कॉन्सेप्ट मैंने रख दिए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।